इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी तेरी कहानी। कैसे प्रभु को सौंप दी तूने पूरी अपनी जिंदगानी। सच्चाई, सफाई, सादगी का नारा लगाकर भारत की बढ़ाई तूने शान। इस धरती को गुलिस्तां बनाया तू है शान-ए हिंदुस्तान। कभी दुर्गा, कभी शीतला बन वरदानों की वर्षा की। मातृ प्रेम लुटाया सब पर है रूहानी पालना की। तेरी शिक्षाओं की कुंजी ब्रह्मा वत्सों द्वारा पाई है। तेरी यादों को संजोकर एक नई माला बनाई है, एक नई माला बनाई है, एक नई माला बनाई है। कंपेनियन ऑफ गॉड, दादी जानकी। जब तुमने घूमी दुनिया सारी, हमने देखी तुम्हारी दिलदारी। निंदा करने वालों पर भी तुम चढ़ाती फूलों के हार। दुश्मन को भी गले लगाकर किया तुमने सब पर उपकार। तुम थी सबसे जान से प्यारी, तुमसे ही सीखी हमने दुनियादारी। नमस्कार, ओम शांति। आप सभी दर्शकों का कंपेनियन ऑफ गॉड दादी जानकी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय भाई बहनों, अपराधियों को भी हम प्यार दें, उनसे घृणा नहीं करें, उनको भी अपना भाग्य बनाने का मौका दें। यही परमात्मा की शिक्षाएं हैं जिससे सारी विश्व का परिवर्तन होना है। दादी जी का सदा यही कहना था कि दुश्मन को भी गले लगाओ और सम्मान दो। इसलिए जो भी दादी जी के पास जाता था जैसे एक बच्चा बन जाता था। दादी जी के और भी अनुभव शेयर करने के लिए आज हमारे साथ हैं आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर दीदी निर्मला। दीदी जी ने दादी जी के साथ शुरुआत से बहुत सेवाएं की हैं। वर्तमान में आप ब्रह्मा कुमारीज़ के एशिया और ऑस्ट्रेलिया के सभी सेंटर्स के रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं और माउंट आबू में स्थित ज्ञान सरोवर एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड के आप डायरेक्टर हैं। आइए हम दीदी जी से सुनते हैं दादी जी के साथ के उनके अपने अनुभव। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। ओम शांति। ओम शांति। इससे पहले कि हम दादी जी के विषय में जानें, हम सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप कब इस संस्था के संपर्क में आए और कैसे आपने अपने जीवन को समर्पित करने का ये निर्णय लिया। मैं ज्ञान में 1962 में आई जी। और ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के बाद हमारी भट्टियाँ शुरू हुई जी। तो जब हमारी भट्टी थी सीनियर टीचर्स की 1973 में जी, तब दादी जानकी और दादी चंद्रमणि हमारी टीचर्स थी। ओके। तो हमको बहुत खुशी हुई क्योंकि हम सब चाहते थे कि दादी जानकी हमारी भट्टी कराएं क्योंकि उनके क्लासेस बहुत अच्छे और गहरे होते थे। तो उस समय पहले जैसे कि हमारा दादी जी से संपर्क हुआ। हाँ। उसके बाद 1974 में जब मैं लंदन में थी जी, तो हमने दादी को निमंत्रण दिया क्योंकि लंदन में मैं और मोहिनी बहन थे और काफ़ी माताएं थी जी, और उन माताओं में से जो रजनी बहन, जयंती बहन की लौकिक माँ जी, जी, वो मुख्य थी जी, और उन्होंने दादी से पालना ली थी और दादी के लिए बहुत रिगार्ड था। तो माताओं का आप जानते हैं कि आपस में थोड़ा खिटपिट होता है। जी, जी। तो इसलिए हमने सोचा दादी आएंगी तो आपस में यूनिटी रहेंगी और सिस्टम बनाएंगी। तो इसलिए 1974 में जी
मैंने और मोहिनी बहन ने दादी को लंदन में निमंत्रण दिया। हाँ। और उस समय दादी कुछ मासी मैं उनके साथ थोड़ा मासी रही, क्योंकि उसके बाद मुझे बीमारी आ गई और मैं भारत में वापस आई। तो 74 में जब मैं हॉस्पिटल में थी तो दादी हॉस्पिटल में आती थी मिलने के लिए और भोजन भेजती थी, कोई ना कोई भोजन ले आता था। तो दादी ने हमारी अच्छी संभाल की और उस समय बहुत बड़ी प्रदर्शनी भी थी। तो मतलब उस समय दादी और मोहिनी बहन ने सब संभाल लिया। दादी लैंग्वेज नहीं जानते थे, इंग्लिश नहीं जानते थे, फिर फॉरेनर्स के साथ कम्युनिकेट कैसे करते थे और कैसे सेवाएं करते थे? क्या है कि उन दिनों में कई नए नए आते थे जी। और दादी हिंदी मुरली पढ़ती थी। तो हम लोगों ने ऑफ़र किया फॉरेनर्स को कि हम आपको हिंदी इंग्लिश में मुरली सुनाए। तो फॉरेनर्स कहे नहीं हम तो हिंदी दादी की मुरली सुनेंगे जी जी और वाइब्रेशन लेंगे। ओके। तो दादी जो हिंदी की मुरली सुनाती थी तो जयंती बहन एंड में बैठकर उन्हों को इंग्लिश ट्रांसलेशन करके सुनाती थी। मतलब उन्हों का जो योग का प्रभाव था, वाइब्रेशन थे, वो विदेशियों को बहुत अच्छे लगते थे। और कईयों को समझो जब बहनें कोर्स कराती थी पर अंत में दादी मिलती थी, टोली देती थी, दृष्टि देती थी। तो इससे समझो कईयों ने अपना जीवन बाबा को पहचाना और समर्पित भी किया। जी। दादी ने इतने वारिस बच्चों को निकाला, तो उसमें आपको कैसा अनुभव हुआ कि दादी इतने सारे लोगों से मिलते थे? तो कैसी भाषा दादी सबको देते थे? जैसे इतने विदेशियों को, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट कल्चर है और रिलीजन डिफरेंट है, तो सब ने कैसे एक्सेप्ट किया उस चीज़ को? क्योंकि सारे देश विदेश में सेवाएं हुई, आप जैसे ऑस्ट्रेलिया में, एशिया में सेवाएं हुई, तो वो किस आधार पे दादी ने की? विदेश में क्या है कि लोगों के पास धन है, साधन है, पर शांति और प्यार नहीं था। जी जी। तो जब क्योंकि उन्होंने ये है कि वाइब्रेशन से दादी ने बहुत सेवा की। जी। लैंग्वेज नहीं आती थी जी। पर दृष्टि से, वाइब्रेशन से, टोली से सेवा की। जी। और क्या होता था लंदन में भी क्लास के बाद दादी किचन में सेवा करने जाती थी। जी जी। तो नेचुरली भाई बहनें भी सेवा में मदद करते थे। जी। और दादी का हमेशा ये ख्याल रहता था कि मेरी तबीयत के कारण किसी को फालतू संकल्प ना आए। जी। तो दादी को क्या था, कमर में दर्द था। जी। जब उठती बैठती थी तो थोड़ा स्ट्रेट उठ नहीं सकती थी, थोड़ा टाइम झुकना पड़ता था। तो वो क्या करती थी कि औरों का संकल्प ना चले, इसलिए खड़े खड़े ही सब्जी काटती थी। अच्छा। ताकि उठना बैठना ना पड़े। जी। तो समझो दादी को किचन में भी सेवा करने का शौक था। तो समझती थी चलो मैं शब्दों से इतनी सेवा नहीं करती हूँ, कम से कम मैं किचन में तो सेवा करूँ। जी जी। और जब भी
वहाँ का सेंटर बहुत अच्छी रीते एस्टैब्लिश हो गया। तो दादी ने क्या किया, वो हमेशा चाहती थी कि कोई अमृत वेला मिस ना करे, हाँ जी, मुरली मिस नहीं करे, और कर्मयोगी भी रहे। जी, तो जब गुरुवार का भोग था, लंदन में तो गुरुवार के दिन 400, 500, 700 का भोग बनाना पड़ता था। तो जो भी किचन में भोग बनाने आने वाली थी, वो 2:30 बजे से भोग बनाना शुरू कर देती थी। जी, जी, रात को सेंटर पर रह जाती थी, सवेरे तैयार होके 2:30 बजे भोग शुरू कर देती थी। फिर समझो वो अमृत वेला करती थी। जी, अमृत वेले के बाद फिर से जो बाकी रहा काम पूरा करती थी। जी, तो ना भोग मिस करती थी, ना अमृत वेला मिस करती थी, ना मुरली मिस करती थी। जी, तो दादी का हमेशा लक्ष्य रहता था कि मेरे कारण कोई असंतुष्ट ना मुरली रह जाए। मिस ना करे। जी, क्योंकि जी, ऑस्ट्रेलिया में भी जब आती थी ना, हाँ, तो क्या कहती थी कि जो ब्रेकफास्ट बनाने वाले हैं कहेंगे मुरली आप मिस करेंगे तो मैं यहाँ आपका ब्रेकफास्ट, आपके हाथ का ब्रेकफास्ट नहीं खाऊंगी, आपको मुरली मिस नहीं करनी है। तो इसलिए दादी को ज्ञान योग का, अमृत वेले का बहुत महत्व था और सबको वो जरूर कराती थी। ऑस्ट्रेलिया और एशिया की सेवाएं कब शुरू हुई? तो ऑस्ट्रेलिया में मैं पहले तो 75 में गई जी, जी, और 4-5 मास करके मैं वापस आई, जी, मॉरिशस गई, जी, फिर 78 में वापस गए। जी, 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 तो शुरू में तो हमको ये लगा कि मेरा क्या यहाँ रोल है, जी, 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 क्योंकि सिर्फ मुरली सुनाने के बाद हाँ, वही लोग सब कुछ करते थे, पर्सनली मिलना जुलना, बातचीत करना आदि आदि। तो दादी ने आकर फिर क्लियर किया कि ये हाँ, आरसी का रोल क्या है, एनसी का रोल क्या है। जी, 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 तो इसी रीत से समझो दादी बीच बीच में आती रही और सभी को हाँ, समझाती रही। क्योंकि क्या होता था कि हमने पहले सिडनी में एक रिट्रीट सेंटर खोला जी, जी, और वो थोड़ा पुरानी स्टाइल का था, उसको काफ़ी रेनोवेट करना पड़ा। परंतु थोड़े ही समय में दूसरा रिट्रीट सेंटर ब्लू माउंटेन में देखा तो सभी को वो बहुत पसंद आ गया। कहा ये तो बहुत अच्छा है, हमको ये लेना चाहिए। जी, तो जब सभी ने वो पसंद कर लिया, वो ले लिया, हमने सोचा कि अभी पुराना हम निकाल देंगे, दो सेंटर क्या चाहिए रिट्रीट सेंटर एक शहर में। जी, जी, तो समझो जो पुराने में रहते थे उसको उनके साथ मोह हो गया था, जी, वो नहीं छोड़ना चाहते थे। तब दादी ने आकर हाँ, फैसला किया, क्योंकि पुराना भी रहने दिया, नया भी रहने दिया। तो ऐसे जब जब समझो कुछ विवाद होता था जी, तो दादी आकर जी, फैसला करते थे। जी, फिर एशिया में जो सेंटर्स खुले जैसे चाइना में, फिलीपींस में, हांगकांग में, तो वहाँ पे तो बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत डिफरेंट रिलीजन है। और तो दादी का वहाँ पे क्या योगदान रहा? जब दादी जाते थे तो वहाँ सेवा कैसे हुई? दादी को हमेशा शौक रहता था कि हम नई धरती पर पाँव रखें। जी, जी, तो चाइना में भी जी, सेंटर हुआ, उसके पहले होके आई थी। जी, जी, जी,
और जब भी जाती थी तो नेचुरली है वीआईपी आदि की अच्छी सेवा होती थी जी ब्राह्मणों की भी पालना हो जाती थी टीचर्स की भी पालना हो जाती थी जी तो दादी को जब बुलाते थे दादी आती रहती थी तो उनको जैसे आप लोगों को मालूम है कि 2018 में उन्होंने 14 देशों की यात्रा की जी। दादी हांगकांग भी गए और हाँ सब स्थानों पर गई जी बिल्कुल। तो दादी को ये था बहुत उमंग विदेश सेवा में और जहाँ भी जाती थी चाहे भारत में चाहे विदेश में जी तो हजारों लोग इकट्ठे हो जाते थे और स्पेशली वीआईपी की अच्छी सेवा होती थी जी। फिर दादी जैसे ज्ञान सरोवर में बहुत सारे विदेशी ज्ञान सरोवर कॉम्प्लेक्स बना ही इसलिए है और बहुत सारे विदेशी आते थे तो दादी सब ज़्यादा समय ज्ञान सरोवर में रुकते थे तो सबको कैसे पालना देते थे सबको क्योंकि सारे कंट्रीज़ के वहाँ विदेशी आकर के रुकते थे तो कैसे अपना टाइम डिवोट करते थे सबके लिए? दादी अपने को काफ़ी बिजी रखती थी जी दिन में एक क्लास जरूर कराना है और पर्सनल मिलना जी और पर्सनल भी एक को 5-10 मिनट जरूर देती थी परंतु दादी का जो नियम है ना शाम को 7 से 7:30 योग जी वो मिस नहीं करेंगे जी चाहे कितनी भी क्यू सामने लगी होंगी ना कहेंगे नहीं अभी चलो हम योग करेंगे बाद में आप लोग आकर मिलना जी जी। तो इसलिए क्या है हर एक को पर्सनल टाइम देती थी और दादी इतना साल से सबको पहचानती थी जी जी तो उनका आदि मध्य अंत जानती थी जी जी उनके संस्कार क्या है स्वभाव क्या है उसी अनुसार हाँ राय देती थी क्योंकि शुरू में दादी है पहले अपना ओपिनियन देती थी परंतु उसने देखा कि इन्हों का अपना मन है तो क्या करती थी पहले पूछती थी आप क्या समझती हो आपको क्या करना चाहिए फिर जवाब देती थी जी जी। तो इसलिए दादी को हर एक की रग का मालूम था हाँ और हर एक की रग जानकर उनका फैसला करती थी जी। पहले दादी विदेश में रहते थे लंदन में रहते थे और तब विदेश में ट्रैवल करते थे फिर जब दादी हेड बने संस्था के तब आपने कुछ परिवर्तन देखा दादी के मतलब पुरुषार्थ में कोई परिवर्तन या जो भी चीज़ों को संभालने में कोई चेंज आपने देखा दादी के अंदर? दादी की हमेशा बेहद की दृष्टि रहती थी वो हमेशा समझती थी मैं भारत की और विदेश की दोनों की दादी हूँ जी जी। इसलिए भारतवासियों को भी इतना ध्यान देती थी तो विदेशियों का भी जी जी। और लंदन वाले तो दादी को खास अपना समझकर हक लगाकर साल में 2-3 बार बुलाते थे जी तो दादी जाती भी थी जी और जहाँ जहाँ निमंत्रण मिलता था कोई बड़ा प्रोग्राम होता था दादी जरूर जाती थी जी। और लास्ट में तो दादी अपना प्राइवेट जेट से जाती थी हेलीकॉप्टर से तो उनके लिए सहज हो जाता था इतनी बड़ी आयु में फ्लाइट बदल कर यहाँ से अहमदाबाद जाओ अहमदाबाद से वहाँ जाओ ऐसे इसके बजाय दादी सीधा हेलीकॉप्टर से एक शहर से दूसरे शहर में पहुंच जाती थी जी। और उसी रीत से भी उन्होंने काफ़ी यात्राएं की परंतु जहाँ भी जाती थी सभी को इतना उमंग उल्लास आ जाता था और दादी तो दादी की हेल्थ ठीक नहीं रहती थी फिर भी दादी कैसे करते थे इतना अप डाउन रहता था दादी की हेल्थ में? परंतु दादी की खुशी
नाचना गाना नचवाना जी जी ये बहुत अच्छा था। जी जी और ज्ञान का तो उनको इतना शौक था। लास्ट कुछ 6-12 मास थोड़ा हल्का ज्ञान देती थी, जी परंतु उसके पहले तो क्या है, उसको कितना रोकना चाहते थे रोकती नहीं थी। जी बिल्कुल। हंसा घड़ी बताती रहती थी। हाँ और कहती थी माइक भी ले लेती थी तो भी उनका बोलना चालू रहता था। जी तो इसलिए कभी कभी बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी कहती थी, हाँ तुम्हारी अर्थी भी ज्ञान देती देती जाएंगी। जी 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 इतना उनको शौक था बिल्कुल। कि कितनी भी बीमार होती थी ना, उसको प्रोग्राम होता था खड़ी होके चली जाती थी। पंजाब का टूर बनाया था जी और वो 2 दिन से टेम्परेचर था। डॉक्टरों ने मना की कि नहीं जाना है, परंतु उसने कहा मैं तो जाऊंगी, मैंने टूर बनाया है। चली गई। तो जैसे खड़ी हो जाती थी। जी और मुझे याद है एक बार ये हमारी बड़ी टीचर्स की मीटिंग थी। हाँ लगभग 1200-1400 टीचर्स नीचे शांतिवन में थी। और दादी को फ्रैक्चर हुआ था, गिर गई थी और फ्रैक्चर हुआ था। हाँ। क्लेविकल बोन रिब्स में पेन इतना था। जी जी ड्रिप पर थी जी और अपने कमरे से क्लास कराया। जी और आवाज़ इतना बुलंद था कि बाहर तक आवाज आ रहा है। कि कोई को ऐसे नहीं लगे कि ये बीमार है। जी जी और जब इन्हों की 100 इयर्स की सेलिब्रेशन थी शांतिवन में, जी तब जो प्रेस रिपोर्टर्स आए थे, काफ़ी रिपोर्टर आए थे, हाँ जी उन्होंने समझा कि 100 वर्ष की बुढ़िया क्या बोलेंगी। जी और जब उन्होंने उनका भाषण सुना, जी। इतना बुलंद आवाज़ जी। था, जी उनको इतना सरप्राइज हुआ कि ये क्या, जी बिल्कुल। कितना खड़े आवाज़ से जी बोलती है। जी जी तो समझो अंत तक जब भी भाषण किया, भाषण करते समय जी उनमें जो जोश था, उमंग था, बुलंद आवाज़ था, वो सबको इम्प्रेस करता था। जी अंतिम स्टेज में आपने क्या अनुभव किया? दादी ने लॉकडाउन में शरीर छोड़ा, उस समय दादी ऊपर ग्लोबल हॉस्पिटल में थे, तो आप भी मिले होंगे दादी से। तो दादी की स्थिति को आपने कैसे देखा, क्या देखा अंतिम स्टेज में? नेचुरली अंत में उनका कॉन्शियस नहीं थी जी और दर्द बहुत था, जी परंतु बाबा बाबा करती रहे। जी जी और उनकी इच्छा थी कि मेरी मृत्यु के बाद भी सादगी से और शो ना हो, हाँ। इतना फूल हार तोड़ भीड़ ना हो। जी जी और लकीली लॉकडाउन के कारण जी लोग आ ना सके। जी 100 से भी कम लोग नीचे आ सके। 50 लोग ही अलाउड थे। जी यदि लॉकडाउन नहीं होता तो कम से कम 10,000 लोग आ जाते। 10,000 भी कुछ देश नहीं है। विदेश से सब स्थान से आ जाते थे। जी तो इसलिए दादी की अंतिम इच्छा पूर्ण हुई, सब शांति से और सादगी से अंतिम क्रिया हो गई। जी और दादी ने अपना प्राण मधुबन में छोड़ा। जी, वो उसकी लास्ट इच्छा थी जी। कि मैं मधुबन में शरीर छोड़ूं। तो हंसा ने वो समझकर उसको ग्लोबल हॉस्पिटल में ले आई जी और यहाँ ये अंतिम शरीर छोड़ा। जी आप अंत में हमारे दर्शकों को कोई प्रेरणादायी शब्द जो दादी जी की शिक्षाओं से आपने भी अपने जीवन में सीखा होगा,
तो कुछ ऐसी इंस्पिरेशंस आप हमारे दर्शकों को दें। सो दादी की विशेषता थी अमृत वेला मिस नहीं करना जी और ज्ञान का मनन मंथन। जी जैसे मम्मा जी मनन मंथन धारण करके सुनाती थी, जी इस रीत से हमने देखा दादी का भी जो क्लासेस था इतना टचिंग थे। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए हम हर एक को कहेंगे कि अपनी नियम मर्यादाओं का हम ध्यान रखें और हम अमृत वेला पर ध्यान रखें और मुरली से प्यार हो। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी आपका, इतना समय आपने हमें दिया और इतनी दादी के बारे में हमें विशेष बातें आपने सुनाई, आपका बहुत बहुत थैंक्स। दर्शकों, दादी जी हमेशा कहते थे, दिल साफ तो मुराद हासिल और सच्चे दिल पर साहब राज़ी। अगर सच्ची और साफ दिल से कोई मुराद मांगी जाए तो वो ज़रूर पूरी होती है। इसलिए ईश्वर ने भी दादी जी की हर दिल की ख्वाहिश को पूरा किया। दादी जानकी जी से जुड़े और भी अनुभव हम सुनते रहेंगे हमारे अगले एपिसोड में, देखना ना भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, आज्ञा लेते हैं। नमस्कार, ओम शांति।